हेलो ऑल, वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। फ्रेंड्स, 2014 का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था, स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था, ये पेपर उस एग्जाम का है। यू कैन सी ओवर हियर 2014। और सेम जो है पैटर्न है, 150 मार्क्स एंड 2 आवर का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अब भी होगा। और यहीं से जो है क्वेश्चन आने हैं, लाइक ये सामान्य अध्ययन, राज्य संबंधी ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि और सामान्य बुद्धि परीक्षण और जनरल हिंदी का जो पेपर होगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आधारित होगा। तो ये पेपर सॉल्व करना सभी के लिए मस्ट हो जाता है कि जो भी एस्पिरेंट्स जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं लेक्चर का। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं ये पेपर। ये पूरे के पूरे बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पेपर आएगा। और मेन जो है वही सारे के सारे जो यहाँ पे निर्देश हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे आपके एग्जाम के लिए भी, राइट। और यहाँ पे माइनस मार्किंग का भी दे रखा है, 1/4 माइनस मार्किंग होती है आयोग के एग्जाम्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, और दैट विल बी 1/4 जो है आपका माइनस मार्किंग होगा, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आई होप चलिए जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हो पाते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा अगर ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाऊंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, देखिए ये यूएनजीए जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का क्या होता है, एक एक ऑर्गन है, एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, राइट। तो इसने जो है एक मानवाधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया हुआ था। तो वो कब जो है स्वीकार किया गया, ठीक है, किस तिथि को? तो तिथि आपको बताना है। तो ये है 10 दिसंबर 1948। तो ये वो तारीख है जब जो है ये डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है, ठीक है। और अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जनरली पूछे भी जाते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चंस? कहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुआ था? ये हुआ था स्वीकार पेरिस फ्रांस में किया गया था। और बेसिकली जो है यूएन की बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा, मैंने पहले बताया। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। किसका? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और 10 दिसंबर 1948 को ये हुआ स्वीकार। तो यहाँ पे 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान देनी है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हो गया 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना अवस्थापना की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? ऑब्वियसली प्रशासकीय न्यायाधिकरण, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो ये जो है जहाँ पे मीन्स प्रशासनिक जो विवादों का निपटान होता है वो इनके द्वारा होता है, राइट। तो अब ये संसद द्वारा ही अवस्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट जो है संसद द्वारा की जाती है इस तरह के न्यायाधिकरण। तो अब जो है क्या होगा इसमें और क्या-क्या है जरा बता दूं आपको। प्रशासनिक न्यायाधिकरण तो ट्रिब्यूनल जो कब इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो तब नहीं था ये बाद में जोड़ा गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। ये जो है प्रशासकीय न्यायाधिकरण जुड़े हुए हैं। और ये ठीक है, आर्टिकल 323 यानी 323 आर्टिकल जो है ये किससे संबंधित है? ये जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो ये आपको बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको जो 1986 में लागू हुआ था। अब ये बताना है कि किस तिथि को लागू लागू हुआ था। तो ये जो आंसर है वो है 15 अप्रैल 1987, राइट। तो ये आपका आंसर है। बट यहाँ पे क्या है कि ये एक चीज है, और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पे 24 दिसंबर 1986 की भी भूमिका है। तो 24 दिसंबर 1986 में हुआ क्या था कि पहली बार जो ये जब ये एक्ट पास हुआ था तो ये पब्लिश जो हुआ था 24 दिसंबर 1986 को हुआ था। और एनफोर्स यानी कि कब प्रभावी हुआ था? ये 15 अप्रैल 1987 से ये प्रभावी हुआ था, राइट। तो अब 24 दिसंबर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करा, दिस एक्ट अमेंडेड, हाँ ये बात मैं बता दूं आपको कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है लास्ट ईयर यानी 2019 में इसको अमेंड किया गया, इसमें संशोधन किया गया है।
राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आगे वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे तो ये भी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके सिलेबस का। और आपको, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है, दो लास्ट ईयर चेंजेस हुए हैं, तो आपको वो देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं लाइक जो होता है कि कितना जो है जिले का होगा रोल, कितना स्टेट का होगा, कितने अमाउंट में जो है हम जो है केंद्रीय जो है केंद्रीय अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पैसे को लेकर के, जिले फोरम में कितना करेंगे, राज्य फोरम में कितना कितना अमाउंट तक का जा सकता है केस, और नेशनल लेवल पे कितना अमाउंट तक का जा सकता है, तो वो चेंजेस हुए हैं, आप देखिएगा इसको। राइट, तो ये और इसमें ये चीज जो है नई है, क्योंकि हाँ मैंने ये बताया, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था, ये जो है एक्ट जो है पहले पब्लिश हुआ था। तो उस दिसंबर 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया। अब देखिए 2002 में भी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट में एक नया अधिकार इसमें जोड़ा गया है, तो वो अधिकार था नकली वस्तुओं से सुरक्षा का। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है, और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। ये प्रतिलिप्त्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो ट्रेडमार्क सम्मिलित सम्मिलित नहीं है। देखिए ये जो है ना बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारे जो बुद्धि से संबंधित जो हम इन्वेंशन करते हैं ना, कुछ नवाचार विकसित करते हैं, तो उन पे हमारा राइट हो जाता है। राइट, तो अब उस पे जो है हमारा अधिकार, सपोज हमने कलात्मक कुछ करा, यानी कुछ सॉन्ग्स बनाए हैं या कुछ साहित्य रचनाएं करी हैं, वो भी हमारे उसमें जो है बौद्धिक राइट में आएगा। सूचना संग्रहण किया है हमने, यानी कहीं से जो है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमने कोई एकत्र किया है, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को किया है, एकत्र किया है, तो वो भी हमारे बौद्धिक संपदा में आएगा। राइट, और उसके बाद कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर हमने नया डिजाइन करा है, डेवलप किया है, तो वहां पे भी हमारा जो है बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आएगा। राइट, तो बौद्धिक संपदा को कहते हैं कि दो समूहों में वो किया गया है, इसको विभक्त यानी बांटा गया है। ठीक है, एक तो इंडस्ट्रियल होता है, और एक जो है अधिकृत अधिकृत यानी खुद का अपना जो है हमारा हम जो डेवलप करते हैं वो चीज हुई। तो अब इस चीज में कहते हैं कि प्रतिलिप्त्याधिकार के अंतर्गत, प्रतिलिप्त्याधिकार क्या होता है, मतलब जो होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी एक जो है राइट है। ठीक है, कॉपीराइट पे भी हमें जो है जो बौद्धिक संपदा के अधिकार में रखा जाता है। तो अब इसमें से जो है ये जो चार ऑप्शन है उसमें से कॉपीराइट में क्या नहीं आता है, तो कॉपीराइट में ट्रेडमार्क नहीं आता है। राइट, तो कलात्मक और कलात्मक हो गया, सूचना संग्रहण हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारा का सारा आ जाता है आपका ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत। बट जो है जब हम जो है कॉपीराइट की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेडमार्क का कॉपीराइट में नहीं रखा गया है। राइट, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊं, विपो, हाँ, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है वर्ल्ड लेवल पे देखती है प्रॉपर्टी मैटर्स को, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। तो इसका जो गठन हुआ था 1967 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और भारत में जो पेटेंट, यानी कि जब हम कोई भी अगर कोई नवाचार करते हैं तो उसका पेटेंट हासिल करने के लिए जो पेटेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। वो इंडियन पेटेंट एक्ट जो है 1917 में एक्ट पास हुआ था, और 2002 और 2005 में जो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 को अमेंड किया गया, यानी संशोधन इसमें किए गए हैं। राइट, तो इसके संबंधित आपको ये बातें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, पीने के पानी में आर्सेनिक विष का कारण होता है, के कारण क्या होता है। ठीक है, तो पानी के विष में आर्सेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो उसके कारण कौन सा जो रोग होता है, डिजीज होता है, तो ये कैराटोसिस डिजीज होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है स्किन रिलेटेड डिजीज है, स्किन में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और ये गंदे पानी से ही, यानी पानी जिसमें आर्सेनिक होता है तो उससे होते हैं। राइट, बाकी जो टाइफाइड हो गया, निमोनिया है, ये फीवर है, ये ये अलग अलग इश्यूज हैं। और अतिसार भी गंदगी पानी में जो है प्रदूषित पानी के कारण होता है। तो बट जो आर्सेनिक एलिमेंट के कारण जो हो रहा है वो कैराटोसिस
ठीक है, केराटोसिस स्किन रिलेटेड डिजीज, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इससे मतलब 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं का CO2 से, और ये यूकेपीएससी में पूछे भी गए हैं। तो बट यहाँ पे ये आंसर होगा, शीतल पेय बनाने में इसका यूज होता है। और अब मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कि और क्या क्या है। ड्राई आइस जो होती है ना, सूखी सूखी बर्फ भी जो है फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होती है। डायमंड जो होता है, डायमंड भी कार्बन से ही कार्बन ये कार्बन का इसमें जो है प्रतिशत होता है डायमंड्स में। मतलब शुद्ध जो है कार्बन, प्योर कार्बन की फॉर्म डायमंड में परिवर्तित हो जाती है, राइट। और उसके बाद जो वीनस यानी शुक्र ग्रह जो जो है ब्राइटेस्ट ग्रह कहते हैं ना, तो उसको भी जो है, उसमें क्या है, CO2 के कारण ही ये ब्राइटेस्ट है, ब्राइट मतलब सबसे चमकीला जो ग्रह है, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2-3 क्वेश्चन है जो यूकेपीएससी पूछता रहता है, और यू मस्ट नो दिस थिंग, राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ CO2। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई थी जो कहलाती है, ठीक है, यानी कि ये मॉडिफाइड, MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक नई किस्म बनाई थी, तो ये होता है मॉडिफाइड किस्म बनाई थी। तो इसको क्या कहा गया है? तो सरबती सोनारा, राइट। तो सरबती सोनारा इज द मॉडिफाइड सीड वी कैन से, और वैरायटी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो MS स्वामीनाथन जो है इंडियन भारत में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, राइट। और जो जब हरित क्रांति हुई थी तो उसमें जो है हाई यील्डिंग जो वैरायटी यानी कि नई किस्म के जो है, उच्च किस्म के जो है हमने बीजों का इन्वेंशन किया गया था, और जो मैक्सिमम मैक्सिको की प्रजाति थी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भाई स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो बात करते हैं, यानी कि हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं। ये पता होना चाहिए। 1966 और 67 में हरित क्रांति हुई थी इंडिया में। और नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग इंटरनेशनल जो है हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं। और वर्ल्ड में जो है हर साल जो है नॉर्मन बोरलॉग जो है अवार्ड भी दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है अवार्ड के बारे में, राइट। और MS स्वामीनाथन जो है ग्रेटेस्ट जो है एक साइंटिस्ट हैं, तो इनको पद्मश्री पद्म विभूषण भी प्राप्त है, और बहुत सारे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स भी इनको अवार्ड मिल चुका है। तो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्लान कर रही है इनको भारत रत्न का भी दर्जा देने का, राइट। हालांकि वो होगा या नहीं होगा ये आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो सूर्य के देखिए, द एनर्जी एंड सूर्य की जो एनर्जी आ रही है, तो उसमें क्या है, कौन सी जो है टेक्नोलॉजी या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस। तो दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन होता है, एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो बट जो सूर्य की एनर्जी का सोर्स है तो वो नाभिकीय संलयन होता है, राइट। तो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको कहते हैं, दो टर्म्स होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन हो गया नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय संलयन हो गया है क्या हो गया, नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो देखिए सूर्य सूर्य की एनर्जी का सोर्स तो हो गया नाभिकीय संलयन, बट जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं तो उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, यानी एक भारी नाभिक जो है छोटे छोटे नाभिक न्यूक्लियस में जो है खंडित हो जाता है, बट जाता है। तो वो है हमारा नाभिकीय विखंडन, जो कहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यानी कि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है तो वहां पे नाभिकीय विखंडन होता है। बट जो सूर्य का जो है जहाँ पे सूर्य का एनर्जी जिस सूर्य से मिल रही है तो वहां पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं नाभिक का, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन जिसको कहते हैं विखंडन, और हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन यूकेपीएससी जनरली पूछता है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं या अनकंट्रोल्ड होती हैं। तो कंट्रोल्ड जो है चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको पता है, यानी कंट्रोल यानी नियंत्रित जो है रिएक्शन अभिक्रिया होती है। अब जबकि जो अनियंत्रित कहाँ पे होगी, जब एटम बम की बात करते हैं तो वहां पे जो है अनियंत्रित जो है रिएक्शन होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2004 14 को जीता है इन अंतिम मैच में?
अंतिम मैच को जीता, यानी विंबलडन 2014 के साथ। तो ये 2014 का करंट अफेयर्स का था, तो ये नोवाक जोकोविच था उस टाइम पे। अब जो है आज के डेट में 2020 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो इस साल जो है विंबलडन नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड-19, और बाकी 3 हो गए हैं, तो इनका यहाँ पे मैंने दिया है। 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, और विंबलडन तो कोविड-19 के कारण जो है कैंसिल हो गया, और यूएस ओपन जीता है डोमिनिक थिएम ने। तो ये आप जो है कोई भी शॉर्टकट के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं जो निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान होगा। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो ये जलवाष्प यानी वाटर वेपर का जो है बेसिकली ये वाटर वेपर जो है ग्रीन हाउस एलिमेंट है, यानी कि ग्रीन हाउस में योगदान है जलवाष्प का। जनरली हमें लगता है कि जलवाष्प तो एक स्वच्छ होगा, बट ये जो है ये एक जो है हरित गृह प्रभाव के लिए योगदान रखता है जलवाष्प, ठीक है, वाटर वेपर। तो और इसमें जो है और कौन कौन से गैसेस हैं ये देखिए। और जो ग्रीन हाउस गैसेस में जो और गैसेस हैं वो है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, HFC मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये हैं अदर ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। तो इंडिया का क्या एम है ग्रीन हाउस इफेक्शन में, सॉरी एमिशन में। तो ग्रीन हाउस में इंडिया ने जो अभी जो मीन्स इंडिया का उद्देश्य जो है कि उसको 2030 तक जो है 33 से 35% जो है क्या करना है, ये जो जो एमिशंस है उसको कम करना है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, ये एज पर द नॉर्म्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो डिक्लेरेशन हुआ था, सभी राष्ट्रों ने कुछ अपना जो है योगदान देना था, जिसको INDC बोला गया है। तो उसके तहत जो है भारत का ये लक्ष्य है 33 से 35% तक कमी लाना, ठीक है, अपने एमिशन में। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी जो है करंटली जो है सबसे ज्यादा एमिशन कौन करता है ग्रीन हाउस गैसेस का या CO2 का मेनली, तो ये है चाइना, उसके बाद है US, और देन कम्स इंडिया, राइट। तो आगे क्वेश्चन है रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का सोर्स क्या है। तो रेडॉन यानी कि 222 का जो है जिससे फेफड़ों के कैंसर होता है और मर भी जाता है इंसान, तो ये यूरेनियम 238 इसमें जो है यूज होता है, यानी सोर्स है 238। तो यही जो है यूरेनियम 238 ही जो है आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होती है वहां पे ये यूज किया जाता है, राइट। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। ओजोन, हाँ, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। तो ये मोटाई मापने का जो है आपको पैरामीटर बताना है, ठीक है। तो ये है डॉप्सन यूनिट, राइट। तो इसका जो है राइट आंसर होगा डॉप्सन यूनिट में आप क्या क्या ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत करता क्या है, तो जो यूवी रेज होती हैं सूर्य से निकलने वाली, उनको क्या करता है धरती पे आने से बचाता है, और जिससे जो है अगर वो धरती पे आएंगी तो इंसान को जो है त्वचा रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो और ओजोन लेयर जो है डिस्कवर्ड बाय ये चार्ल्स फैब्री, राइट। और ये करीब करीब 1913 में इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल का जो है नीचे वाला हिस्सा है उसमें यूवी रे सॉरी ओजोन लेयर पाई जाती है, राइट। तो और ये हमें बताते हैं यूवी पेनिट्रेशन से बचाती है और स्किन रिलेटेड डिजीज होती हैं इसके द्वारा, अगर ये आ जाती है, राइट, इंसान के शरीर पे पड़ती है तो ये कॉज करती है स्किन रिलेटेड डिजीजेस। नेक्स्ट है हम्म, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित होती है। तो दुग्ध में जो है प्रोटीन जो होती है वो होती है कैसीन, राइट। तो कैसीन प्रोटीन होती है जो दूध में अवेलेबल है, दूध। तो इसमें हम देखेंगे ये कौन कौन से ये और ऑप्शन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है। तो एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन होता है, ये भी जो हार्मोन्स को जो है बॉडी के सारे पार्ट्स में यानी कैरी करता है, लेके जाता है हार्मोन्स को, विटामिन्स को, एंजाइम्स को हमारी बॉडी में जो है प्रवाहित करता है, तो वो एल्ब्यूमिन का काम करता है। ग्लोब्यूमिन होता क्या है, ये प्रोटीन्स जो है
ग्लोबिन ये देखो ये ग्लोबिन एल्ब्यूमिन दोनों प्रोटीन है और कैसीन भी प्रोटीन है, बट जो ग्लोब्यूमिन का है का काम होता है वो फाइट करना किससे, जो संक्रमण अगर आ जाता है हमारे ब्लड में तो उससे फाइट करना, और बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट करना क्या बॉडी में जो है जितने भी जो है ब्लड की कार्रवाई होती है, ब्लड से रिलेटेड जो है, अगर कोई मतलब जो इन्फेक्शंस अगर हैं तो उसको एक जगह पे ही रोक रोक के रखना वो ग्लोबुमिन का काम करता है, और ग्लोबुमिन जो है इन्फेक्शन से फाइट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत क्या है। ट्रिप्सिन एंजाइम, तो एंजाइम होता क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम का सोर्स है पैनक्रियाटिक रस, इसको कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है, एंजाइम होता क्या है, एंजाइम प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन होता है, और जो कहाँ पे पाया जाता है, सेल्स में यानी कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और अदर एंजाइम की बात करें तो एमाइलीज हो गया, माल्टेस हो गया, ये सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, और बेसिकली हमारा जो है पाचन का काम करना है या फिर और भी फंक्शनैलिटी होती हैं, तो बेसिकली जो है ये एंजाइम्स जो हैं ये हमारे हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना। देखिए ये भी एंजाइम्स, मतलब यहाँ ये भी सलाइवा हमारा जो लार होता है दैट इज सोर्स ऑफ एंजाइम एज वेल, आमाशय रस एज वेल, यानी दिस इज सोर्स ऑफ एंजाइम है। तो यहाँ पे अलग एंजाइम होते हैं, आमाशय रस में अलग, तो पैनक्रियाटिक में ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, राइट। तो ये आज के लिए अभी के लिए जो है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप अगली वीडियोस में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपको अगर अगर अच्छा लगे, अगर आपको आगे चाहिए तो प्लीज बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, राइट। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।